सब्सक्राइब करें सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स को और घंटी का बटन दबाएं ताकि मेरी सारी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। Hello friends, welcome back to yet another video of my YouTube channel Civil Engineering Works। आज मैं आपको बताऊंगा पार्ट नंबर 9 जिसमें मैंने डिफरेंट एमसीक्यू कवर किए हैं। मैं इसके लिए सीरीज बना चुका हूँ पार्ट नंबर 1 to 8। ठीक है, ये पार्ट नंबर 9 है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे जो जूनियर इंजीनियर एग्ज़ाम्स में आए हैं, गेट में आए हैं, या किसी असिस्टेंट इंजीनियर एग्ज़ाम्स में आए हैं, या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी के एमसीक्यू जो आते हैं, जो मोस्ट प्रोबेबली जो पूछे जाते हैं, वो मैं कवर कर रहा हूँ। मैं इसकी 8 सीरीज़ बना चुका हूँ, ये 9वीं सीरीज़ है। तो अगर आपको फर्स्ट टू 8 देखना तो प्लेलिस्ट में जाके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल होगा, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर 9 है। बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, ठीक है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ बीम इज सब्जेक्टेड टू डैश स्ट्रेस। ठीक है, जो हमारी न्यूट्रल एक्सिस होती है वो कौन सी स्ट्रेस होता है उसमें। सो हमें ये हमेशा याद रखना है कि जो भी न्यूट्रल एक्सिस होती है उसमें हमेशा जो स्ट्रेस होता है वो जीरो होता है। ठीक है, so answer will be 0. Okay, so next question is the load at which the column just buckle is known as। ठीक है, जो भी हमारा लोड होता है, जब हमारा कॉलम बकल होता है तो उस लोड को हम क्या कहते हैं। ठीक है, जो भी हमारा, जब भी हमारे जैसे मान लो कोई कंप्रेशन मेंबर है, स्ट्रट है, कॉलम है, या फिर कोई और भी कंप्रेशन मेंबर है, जब भी वो बकल करता है तो उस लोड को हम क्या कहते हैं। जिस लोड पे वो बकल करता है तो उस लोड को हम कहते हैं बकलिंग लोड कहते हैं, क्रिटिकल लोड कहते हैं, क्रिपलिंग लोड कहते हैं, या फिर एनी ऑफ दीज। सो आंसर विल बी एनी ऑफ दीज। ठीक है, उसको हम बकलिंग लोड भी कहते हैं, क्रिटिकल लोड भी कहते हैं, क्रिपलिंग लोड भी कहते हैं। ठीक है, सो ऑल दीज थ्री आंसर विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द रैंकाइन कांस्टेंट फॉर द माइल्ड स्टील कॉलम विद बोथ एंड हिंजेस। ठीक है, जो हमारा रैंकाइन कांस्टेंट होता है जिसको हम कहते हैं ए। ठीक है, ए से डिनोट करते हैं, तो ये पूछा है कि माइल्ड स्टील के केस में वो कितना होता है। ठीक है, अब मैं आपकी जो 4 ऑप्शन है इनमें से सबके बता देता हूँ। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला ऑप्शन है 1/750। सो 1/750 आप याद रखो किसका होता है, ये होता है टिम्बर का। ठीक है, ये होगा आपका टिम्बर का। नेक्स्ट 1/600, 1/1600, 1/1600 इज फॉर कास्ट आयरन, एंड 1/750, सॉरी 7500 इज फॉर माइल्ड स्टील, एंड 1/9000 क्या बच गया हमारा, रॉट आयरन। ठीक है, तो ये हमारा रॉट आयरन हो गया। सो रैंकाइन कांस्टेंट फॉर द माइल्ड स्टील विल बी, हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, सो हमारा अगर टिम्बर के लिए पूछता तो 1/750 हो जाएगा, हमारा कास्ट आयरन के लिए पूछता तो 1/1600 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर वो पूछता कि हमारा माइल्ड स्टील के लिए कितना है तो 1/7500 हो जाएगा। अगर वो रॉट आयरन के लिए पूछता है तो 1/9000 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में बी डिफाइन एज अ रेशियो ऑफ। जो ये पूछ रहा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होती है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी वो होती है हमारी, जिसको हम कहते हैं शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन। ठीक है, ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, जहाँ पे मैंने मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यंग मॉडुलस और हमारा बल्क मॉडुलस की डेफिनेशन मैंने की थी, जहाँ पे मैंने पॉइजन रेशियो के साथ आपको बता चुका हूँ। तो आप पिछले वीडियोस में जाके देख सकते हैं कि मैंने जहाँ पे ये बताया हुआ पूरा क्लियर। ठीक है, सो हमारा जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है वो होता है शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन। ठीक है, अब हमारा अगर ये पूछता है कि वो क्या होता है हमारा पॉइजन रेशियो क्या होता है, तो वो हमारा होता है लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, वी, दिस इज फॉर पॉइजन रेशियो, दिस इज फॉर सी, मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, सी या जी से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, सी और जी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर अ सिंपल सपोर्टेड बीम लोडेड इन इट्स सेंटर इज। ठीक है, जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है सिंपली सपोर्टेड बीम का, तो वो कैसे शेप का होता है। तो हमें उसके लिए पहले क्या करना होगा, उसके लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना होगा सिंपली सपोर्टेड का। तो फॉर एग्जांपल ये हमारी एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है और इसको हमने सेंटर पे लोड किया हुआ है। अब हमें इसका डायग्राम बनाएंगे, तो उसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये ये इसकी एक्सिस होगी, ये ऐसे जाएगा, ये नीचे को आएगा इसको, तो ये
ऐसे करके ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा ट्रायंगल बनता है। तो ये वाला ट्रायंगल कौन सा होता है? ये ट्रायंगल होता है हमारा आइसोलेस ट्रायंगल। हमेशा याद रखना, बेंडिंग मोमेंट फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम इज ऑलवेज आइसोलेस ट्रायंगल, ठीक है, अगर वो सेंटर पे लोड कर रहा है। सो दिस वाज हमारे हमारे पांचवा क्वेश्चन था। अब हमारा क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, so next question is question number 6. The bending moment of a cantilever beam of length L and carrying uniformly distributed load of W per unit length is dash at the fixed end. ठीक है, जो हमारा बेंडिंग मोमेंट होता है फॉर अ कैंटिलीवर बीम, ठीक है, जिसकी हमें लेंथ दी हुई है, L दी हुई है लेंथ, ठीक है। सो वो पूछ रहे हैं उसने यूडीएल कैरी किया हुआ है W पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो उसके जो हमारी बेंडिंग मोमेंट होगी उसकी फिक्स्ड एंड पे वो कितनी होगी, ठीक है। ये मान लो ये जा रहा है इसके ऊपर, ठीक है। अब इसके ऊपर हमारा यूडीएल चल रहा है और ये हमारा फिक्स्ड एंड है। ये पूछ रहा है कि इस केस में यहाँ पे हमारी बेंडिंग मोमेंट कितनी होगी, ठीक है। सो बेंडिंग मोमेंट इन दैट केस विल बी, सो उस केस में हमारा ये पूछ रहा है क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है WL/4, बी WL/2, सी WL, या फिर डी जो होगा WL²/2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन जो होता है उस केस में वो होता है डी, WL²/2 होता है बेंडिंग मोमेंट इन केस ऑफ कैंटिलीवर जहाँ पे हमारा यूडीएल हो, ठीक है। तो एक सेकंड पे जो हमारी जो बेंडिंग मूवमेंट होगी वो WL²/2 होगी, ठीक है। इसके लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जहाँ या फिर आपको मिल जाएगी वीडियो जहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट इज डिफ्लेक्शन एंड स्लोप फॉर डिफरेंट लोडिंग कंडीशन ऑफ अ बीम, ठीक है। जहाँ पे आपको डिफ्लेक्शन और हमारा जो स्लोप है वो मिल जाएगी कि हमने स्लोप कैसे निकाली, डिफ्लेक्शन क्या होती है डिफरेंट बीम्स की इन डिफरेंट लोडिंग कंडीशन, और उसकी बेंडिंग मूवमेंट क्या होती है, ठीक है। सो मान लो कि इस केस में हमारा अब ये दिया हुआ था कि ये केस दिया हुआ था हमें, इसमें हमने बेंडिंग मूवमेंट निकाली, जो एम निकाली है वो निकाली हमने WL² जो हो गया हमारा WL²/2, ठीक है। अब हमारा हम पूछते हैं इसमें डिफ्लेक्शन क्या होगी और स्लोप कितना होगा, ठीक है। सो डिफ्लेक्शन इन दैट केस विल बी, जो हमारी अगर यूडीएल का केस हो तो उस केस में हमारी डिफ्लेक्शन होती है WL4/8 EI, ठीक है। एंड जो हमारी ये स्लोप होती है वो होती है WL3/6 EI, ठीक है। सो ये दो लोडिंग कंडीशंस की थी जहाँ पे हमारा ये एक जो W था वो था WL/EI और दूसरा जो था वो WL3/6 EI, ठीक है। सो इसके लिए मैं बता चुका हूँ आपको। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7. द बेंडिंग मोमेंट ऑफ अ सेक्शन इन अ बीम वेयर शेयर फोर्सेस, बेंडिंग मोमेंट ऑन अ सेक्शन इज मैक्सिमम वेयर शेयर फोर्सेस। तो ये पूछ रहा है कि जब हमारी बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम होती है तो हमारी शेयर फोर्स क्या होती है, ठीक है। शेयर फोर्स हमारी क्या होती है, तो उस केस में जब भी क्या होता है बेंडिंग मोमेंट विल बी मैक्सिमम एट दैट व्हेन शेयर फोर्स चेंजेस इट्स साइन, ठीक है। तो जब भी हमारी शेयर फोर्स चेंज करेगी साइन, वहाँ पे हमारी बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगी, ठीक है। और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, ठीक है। नेक्स्ट इज, सो वो होता है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर होता है हमारा व्हेन बेंडिंग मोमेंट चेंजेस साइन, ठीक है। शेयर फोर्स वाला नहीं है, ओके। और क्वेश्चन नंबर 8 है, अ बॉडी सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस in a one plane the shear stress is maximum at the section inclined dash to the normal of a section, ठीक है। सो हमारा जो डायरेक्ट स्ट्रेस होता है एक बॉडी है विच इज सब्जेक्ट टू डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। तो उसमें shear स्ट्रेस क्या होगा, मैक्सिमम कब होता है, तो हमारा shear स्ट्रेस कब मैक्सिमम होता है, so हमारा shear स्ट्रेस मैक्सिमम होता है at 45 and 135, so answer will be B, 45 and 135 degree, okay। क्वेश्चन नंबर 9, द टेंसाइल स्ट्रेस इज कैरिड ऑन अ मटेरियल। सो हमारा जो टेंसाइल स्ट्रेस होता है वो किस मटेरियल पे हमेशा कैरिड होता है, वो हमेशा कैरिड होता है डक्टाइल में। अगर यहाँ पे कंप्रेशन दिया होता है तो हमारा कौन सा होता है, ब्रिटल होता है। सो आंसर विल बी डक्टाइल फॉर दिस वन, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ, जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है वो डिफाइन किससे होता है, अल्टीमेट टू वर्किंग होता है, वर्किंग टू अल्टीमेट होता है, ब्रेकिंग टू अल्टीमेट होता है, या अल्टीमेट टू ब्रेकिंग होता है। सो हमेशा हमें याद रखना है जो हमारा FOS होता है, ठीक है, FOS इज ऑलवेज रेशियो ऑफ अल्टीमेट टू वर्किंग, ठीक है। ये हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है, तो याद रखना हमेशा हमारा जो होता है वो
फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है हमारा अल्टीमेट स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, the shear force diagram of a cantilever beam of length L and carrying a uniformly distributed load W per unit length will be। ठीक है, shear force diagram of a cantilever beam। ठीक है, हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम है, कैरिंग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है उसका शेयर फोर्स डायग्राम क्या होगा। तो शेयर फोर्स डायग्राम क्या होगा इस केस में हमारा, वो होगा राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो उस केस में हमारा शेयर फोर्स डायग्राम कैसे बनता है, वो ऐसे बनता है। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बना था हमारा, वो ऐसे बना था पिछली बार, वो ये बेंडिंग मोमेंट था WL²/2। ठीक है, और शेयर फोर्स को हो गया WL हो जाएगा। ठीक है, तो जो शेयर फोर्स में जो होता है वो होता है हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल, और जो हमारा शेयर फोर्स में होता है वो होता है मतलब राइट एंगल ट्राइंगल, और जो हमारा बेंडिंग मूवमेंट होता है ये बेंडिंग मूवमेंट का आ गया। ठीक है, ये शेयर फोर्स का आ गया। ठीक है, तो ये हमारा बेंडिंग मूवमेंट के लिए हमारा होता है WL²/2, शेयर फोर्स के लिए होता है WL/2। दिस इज फॉर शेयर फोर्स का राइट एंगल ट्राइंगल होगा, और बेंडिंग मूवमेंट का क्या होगा, आइसोलिस होगा। और सो इस केस में जो हमारा आंसर हो जाएगा वो होगा शेयर फोर्स के लिए, वो 11th का आंसर जो होगा वो होगा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू सॉलिड शाफ्ट्स A and B आर मेड ऑफ अ सेम मटेरियल। ठीक है, हमारे दो शाफ्ट्स हैं जो सेम मटेरियल से बने हैं। शाफ्ट इज 50 mm डायमीटर, शाफ्ट इज ऑफ 50 mm डायमीटर एंड शाफ्ट B इज ऑफ 100 मीटर डायमीटर। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट B इज डैश ऑफ स्ट्रेंथ शाफ्ट A। ठीक है, अब ये कह रहा है कि हमारे जो दो शाफ्ट हैं, ठीक है, A एंड B, एक का डायमीटर क्या है हमारा, एक का डायमीटर है हमारा 50 mm, दूसरे का क्या है 100 mm। ठीक है, तो हमारा जब स्ट्रेंथ निकालना हो शाफ्ट के लिए तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है, तो हमें वो जो हमारा टॉर्जन फॉर्मूला था जो था T/J इक्वल टू τ/r इक्वल टू C θ/L। ठीक है, तो अब हम सिर्फ फॉर्मूले में इसका यूज़ करेंगे अब। ठीक है, तो इसको यूज़ करेंगे तो हम इसको ऐसे T, जब T/J इक्वल टू τ/r था तो हम T को ऐसे लिख सकते हैं, T इक्वल टू J/r इंटू टाउ। ठीक है, नाउ जो हमारी J की वैल्यू होती है वो होती है πd4/32। ठीक है, 32 होती है। अब हमारा ये J की वैल्यू आएगी। अब इसमें हमें क्या दिया हुआ है, हमारा फॉर्मूला था T को हमने कैसे किया था, T को हमने किया था J/r इंटू टाउ। ठीक है, यही किया था। अब हमारे आर को हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा रेडियस होता है वो D/2 लिख सकते हैं उसको हम। ठीक है, D/2 लिख सकते हैं, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, इधर D/2 आ जाएगा, और ये टाउ से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, D से एक D चलेगा, क्यूब हो जाएगा, 2 1 जा 2 16 जा। सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जो हमारा वो T आ जाएगा, ये T है, ठीक है, J नहीं है। सो T विल बी πd3/16 इंटू टाउ। ठीक है, यही आ रहा है हमारा π/16 d3/टाउ। ठीक है, यही आया हमारा। अब हमने क्या करना है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक 50 दिया हुआ है A, और एक दिया हुआ है B, जो दिया वो 100 mm दिया। बाकी सारी डायमेंशन सेम है, पाई भी सेम होगा, ये भी सेम होगा, टाउ भी सेम होगा। तो हम सिर्फ अब D से फॉर्मूले को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्या है 50, D³ हो जाएगा 50 इंटू 50 इंटू 50। ठीक है, दूसरा क्या हमारा 100 है, 100 इंटू 100 इंटू 100। ठीक है, तो 1/2 1/2 एंड 1/2। ठीक है, अब 2 2 4 4 2 8, तो आंसर विल बी 1/8। ठीक है, तो इट विल बी 8 टाइम्स, आंसर विल बी D। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, लेमस थ्योरी इज एसोसिएट विद, ये हमारी जो लेमस थ्योरी होती है वो किससे एसोसिएटेड होती है, जो हमारी लेमस थ्योरी होती है हमारी थिक सिलेंडर से एसोसिएटेड होती है। ठीक है,
सो जो भी हमारी लेमी थ्योरी होगी वो हमारी थिक सिलेंडर से एसोसिएटेड होगी। तो इसके लिए मैं बता चुका हूँ कि पहले भी बता चुका हूँ कैसे वो करते हैं हम लेमी थ्योरी अगर निकालनी हो तो पिछली वीडियो आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है, पार्ट नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 14, द shear stress at the center of a circular shaft under torsion is। जो हमारा shear stress होता है at the center of a circular shaft वो जीरो होता है, मैक्सिमम होता है या फिर इन्फिनिटी होता है, ठीक है। सो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है जीरो, जो मिनिमम है बी ऑप्शन, सी है मैक्सिमम, और जो डी है वो इन्फिनिटी होता है। तो हमें एक कंडीशन याद करना पड़ेगी, एक सर्कुलर सेक्शन है और एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ठीक है। सर्कुलर में जो हमारा मैक्सिमम shear स्ट्रेस एक्ट करता है वो होता है आउटर फाइबर पे, ठीक है। सो मैक्सिमम shear स्ट्रेस ऑलवेज एक्ट एट आउटर फाइबर, ठीक है, आउटर फाइबर फॉर सर्कुलर, ठीक है। सर्कुलर के लिए हमेशा आउटर, और जो हमारे सेंटर पे होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। सो आंसर विल बी ए, जीरो। वेयर एज फॉर रेक्टेंगुलर बीम, ये है हमारे रेक्टेंगुलर बीम है, यहाँ पे इसके सेंटर पे जो मैक्सिमम वो होगा, मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम होगा। हम और ऑप्शन हमेशा याद रखना, मैक्सिमम shear स्ट्रेस लाइज ऑलवेज एट द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ अ लॉन्गर साइड, ऐसा दिया होगा ऑलवेज। एक ऑप्शन होगा मान लो कि एट द सेंटर ऑफ अ लॉन्गर एक्सिस, तो उस ऑप्शन को करेक्ट करना जहाँ पे लिखा होगा मैक्सिमम एट द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ अ लॉन्गर सेक्शन, ठीक है। तो हमेशा लॉन्गर सेक्शन का जो न्यूट्रल एक्सिस होता है वहाँ पे हमारा मैक्सिमम shear स्ट्रेस लाइज करता है, ठीक है। और जीरो जो होता है वो कॉर्नर पे होता है, ठीक है। फॉर इन दिस केस जो हमारा सर्कुलर शाफ्ट होगा उसके केस में हमारा ये होगा जीरो होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, अ स्प्रिंग यूज टू अब्सॉर्ब शॉक्स एंड वाइब्रेशन। जो हमारा ऐसा स्प्रिंग कौन सा होता है जहाँ जिसको हम यूज करते हैं शॉक्स और वाइब्रेशंस में, ठीक है। तो ये हमारा लीफ स्प्रिंग्स हमारी बाइक्स में यूज होता है, कार्स में यूज होता है, बाईसाइकिल में यूज होता है, ठीक है। तो इसकी खासियत क्या है लीफ स्प्रिंग की, लीफ स्प्रिंग इसकी खासियत ये है, ये हमारा मान लो एक लीफ स्प्रिंग है, ठीक है। तो इसकी खासियत ये है कि इट इज सपोर्टेड एट द सेंटर, ठीक है। ये सेंटर से सपोर्ट होगा और इसको लोड करेंगे हम साइडों से, ठीक है। अब मान लो इसको मैं परपेंडिकुलरली बनाता हूँ तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है। अब कोई भी इसके ऊपर वाइब्रेशन आ रही है तो ये अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, अगर नीचे से कोई मतलब झटका लग रहा है फिर कुछ लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये सपोर्टेड किया हुआ है हमने, तो इसको लोडिंग कंडीशन कहाँ से, लोड कहाँ पड़ रहा है, इसको यहाँ से पड़ रहा है या फिर ऊपर से पड़ रहा है, ठीक है। एक्शन का एक रिएक्शन होगा, अगर आप नीचे से अगर कुछ ऊपर को जा रहा है तो ऊपर से उस नीचे को आएगा, तो इसका मतलब लोडिंग कंडीशन हमारी एक यहाँ पे होती है और इसके है। तो लीफ स्प्रिंग की खासियत क्या है, इट इज सपोर्टेड एट द सेंटर एंड इट इज लोडेड एट द सपोर्ट्स, ठीक है, एंड इट इज यूज फॉर absorb shocks and vibration, ठीक है। सो दीज आर ऑल 15 क्वेश्चंस, ठीक है। तो जिन्होंने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें अभी जाके, ठीक है। ये पार्ट नंबर 9 था, मैं पार्ट नंबर 10 भी जल्दी लेके आ रहा हूँ, पर बिफोर एंडिंग दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब दैट बटन, प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड हिट दैट बेल नोटिफिकेशन बटन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू, विल बी आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।